भारतीय उपमहाद्वीप में कई युद्ध लड़े गए, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल बदल दिया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो इस उपमहाद्वीप के इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। भूगोल बदलने की बात इसलिए क्योंकि यही वो युद्ध था जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। नमस्कार, ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आप जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अलगाव के लिए 26 मार्च 1971 को अपने कदम आगे बढ़ाए और खुद को अलग करने के लिए एक संघर्ष छेड़ दिया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूर्ण समर्थन दे दिया था। तब की रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी सेना के हाथों बंगालियों, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू शामिल थे, उनका व्यापक नरसंहार किया गया था। लाखों लोग भारत में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। भारत ने शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थी। लेकिन भारत पाकिस्तान का युद्ध जो शुरू हुआ वो पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई हमलों के बाद हुआ। कहते हैं ताजमहल को दुश्मनों से बचाने के लिए या छुपाने के लिए टहनियों और पत्तियों से ढका गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश को अलग देश बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना और मुक्तिवाहिनी के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। भारत सरकार मुक्तिवाहिनी के पक्ष में थी और ये किसी से छिपा भी नहीं था। लेकिन फिर भी भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर इस युद्ध का हिस्सा नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान चलाया गया तो भारत को इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को भारत ने आज़ादी भी दिलवाई। लेकिन सवाल है कि उस दिन हुआ क्या था। ढाका की ओर भारतीय सेना तीनों दिशाओं से बढ़ रही थी, किंतु पूर्वी और पश्चिमी दिशा की ओर से आने वाली सेनाओं का मुख्य कार्य जो था वो दुश्मन को उलझाए रखना था और इस तरह से भरमाना था कि न जाने किस दिशा से ढाका पर आक्रमण हो जाए। 12 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना ने ढाका की ओर कूच किया। रास्ता था जमालपुर वाला। रास्ते में पाकिस्तानी फौजी मिले, जमकर लड़ाई हुई और करीब 300 पाकिस्तानी सिपाही उसमें मारे गए। इसके बाद कुछ जवानों ने नौकाओं से नदी पार की, कुछ जवान पैराड्रॉप से उतरे और इस काम में मुक्तिवाहिनी सेना जो थी उन्होंने भारतीय सेना की पूरी मदद की। रास्ते में जहां जहां मुठभेड़ हुई वहां पर पाकिस्तानी फौजियों के साथ भारतीय फौजियों ने लोहा लिया और उन्हें परास्त किया। 13 दिसंबर को उन्होंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया था। लेकिन जब रास्ते में पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों का पड़ाव पड़ा तो भारतीय सेना ने उन्हें घेर लिया। बिना लड़े ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे क्योंकि उन्हें ढाका तक पहुंचना था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कहीं से भी इस आक्रमण का उद्देश्य जान माल की हानि करना नहीं था, पहले गोली चलाना नहीं था, जो कि भारत की नीति भी रही है। पूरी कोशिश थी कि आत्मसमर्पण के संदेश लगातार दूसरी तरफ पहुंचाते रहें और ऐसा ही हुआ। 13 दिसंबर से जो संदेश पहुंचाने की शुरुआत हुई वो 16 दिसंबर तक होती रही। धीरे धीरे मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर भारतीय फौजी आत्मसमर्पण करवाते जा रहे थे और कुछ इलाकों को धीरे धीरे मुक्त करवा रहे थे। जैसे भारतीय सेना ने मिर्जापुर पुल पर कब्जा किया, उसके बाद वो ढाका के एक इलाके में पहुंचे। वो चाहते थे कि खून खराबा कम से कम हो, इसलिए उन्होंने कोशिश ये की कि दिखाया जाए कि हमारी सेना कितनी ज़्यादा ताकतवर है। उसके लिए उन्होंने बमबारी की निशानेबाजी की और ये बताया कि यदि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया तो आपकी सेना कितनी ज़्यादा हताहत हो सकती है। इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय फौजियों ने गवर्नर हाउस पर बमबारी भी की थी। जब गवर्नर हाउस पर बमबारी हुई तो पाकिस्तानी फौजियों में एक तरीके से निराशा फैल गई थी। वो समझ गए थे कि हार उनकी निश्चित है। इसी बीच भारतीय फौजियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर बौखला दिया था। ये एक तरह की टेक्निक होती है कि आपकी सेना जितनी ज़्यादा नहीं है, आप उससे ज़्यादा उसका प्रदर्शन करते हैं, एक व्यूह रचना करते हैं जिसमें दुश्मन को लगता है कि वो फंस चुका है और वो आपसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ऐसा ही उस दिन हुआ था। 16 तारीख को जब लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण का पत्र भेजा तो उसमें साफ लिखा गया था
अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर दें, और आत्मसमर्पण यदि आप करते हैं तो आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और कमाल की बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया था और पूरी पाकिस्तानी फौज उसके बाद जब आत्मसमर्पण की खबर ढाका में चारों ओर फैली थी तो जनता वहां की खुशी के मारे नाच उठी थी, और ये होना स्वाभाविक भी है। आपको जब मुक्ति मिलती है, आप जब स्वतंत्र होते हैं और सालों से चले आ रहे बर्बर बर्ताव के बाद आप अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसा कि लिखने वाले लिखते भी हैं कि इस स्वतंत्रता के बाद, आत्मसमर्पण के बाद ढाका में जय बांग्ला और जय हिंद के नारे गूंज रहे थे, और इतनी खुशी और इतना प्रेम भारतीयों को वहाँ मिला था जो कभी देखा नहीं गया। आज रिश्ते क्या हैं क्या नहीं हैं ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल बदलने में इस युद्ध ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत का योगदान सबसे बड़ा है, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए आप ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।